हाँ बेटा लोग, हम बात कर रहे थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को लेकर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहला फैक्टर था, डेट इज द लैंड। तो लैंड को लेकर मैं कल आपको समझा चुका था। लैंड रेफर्स टू द ऑल द टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड के अंदर हम किसको इंक्लूड करेंगे? लैंड रेफर्स टू द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सबसे पहले दे रखा है लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, मतलब वी कैन नॉट क्रिएट इट। ये हमें नेचर से मिला हुआ है, हम इसे क्रिएट नहीं कर सकते। तो पहला है लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इट मीन्स दैट नो ह्यूमन एफर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग लैंड। मतलब भूमि बनाने के लिए, जमीन बनाने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को बनाने के लिए किसी भी तरह की ह्यूमन एफर्ट्स की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन बात करते हैं ना, पेट्रोल, जितने भी मिनरल्स हमको मिलते हैं वो सबके सब कहाँ होते हैं? पहले से नेचर में अवेलेबल है, बस आपने उसको एक्सटेंड किया है, आपने उनको निकाला है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आता है कि सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। तो ये मैं आपको कल समझा चुका था कि सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स का मतलब क्या है कि हम कितने भी एफर्ट्स कर ले, कुछ भी कर ले, हम लैंड की सप्लाई को या लैंड की जो क्वांटिटी है उसको अपन इंक्रीज नहीं कर सकते। तो लिखा हुआ है लैंड इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द क्वांटिटी, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अलग है। नो चेंज इन डिमांड कैन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ लैंड इन एग्जिस्टेंस। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं कि डिमांड हो रही है, यदि अपन बात करें किसी भी प्रोडक्ट को लेकर बात करें, हम यदि हम उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी यदि डिमांड मार्केट में बढ़ रही है तो हम उसकी सप्लाई भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि लैंड की कितनी भी डिमांड मार्केट में आ जाए, आप उसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। इसकी सप्लाई जो बनी हुई है मार्केट में वो एज इट इज बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद है लैंड इज अ परमानेंट एंड इनडिस्ट्रक्टिव पावर। मतलब लैंड इज अ नेचुरल गिफ्ट, इसको आप खत्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप यहाँ पे बम फोड़ दोगे तो भी लैंड तो लैंड ही रहने वाला है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला। एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, और आप इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे पहले खेत था और आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, आप डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते। ऐसा कोई भी तरीका आपके पास नहीं कि आप उसे डिस्ट्रॉय कर सको। ठीक है, फिर है अकॉर्डिंग टू द रिकार्डो लैंड हैज सर्टेन ओरिजिनल एंड इंडस्ट्रिक पावर एंड दीज प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और इन्हें आप क्या नहीं कर सकते? डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन जो अराइज होता है वो किस तरह अराइज हो जाएगा, समझना बात को। जैसे कि हु सेज लैंड हैज इंडस्ट्रक्टिव पावर, कि लैंड के अंदर पावर है कि उन्हें इंडस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो आपको याद होना चाहिए, जो चीज़ें याद करने वाली वो है रिकार्डो। किसने कहा? ये रिकार्डो ने। उसके बाद तो जो अदर क्वेश्चन है वो कैसे उठते हैं, आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यूज लेवल के आएंगे। तो आपको याद क्या करना है? आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करना है कि लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लैंड की सप्लाई फिक्स्ड है, द सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, द लैंड जो परमानेंट है, इंडस्ट्रक्टिव पावर। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। ये लैंड की फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसमें कौन सी है कौन सी नहीं है। तो आपको यदि याद है तो आप उसको सही करके आ जाओगे, यदि आपको याद नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आप उसको सही नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारे पास, जो नेक्स्ट टर्म हमारे आती है कि दैट इज द लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। तो इसको मैं कल भी समझा चुका था। पैसिव फैक्टर का मतलब कि विदाउट सब्जेक्ट ये वर्क नहीं कर सकता। लैंड पर वर्क करने के लिए आपको सब्जेक्ट की आवश्यकता है। जैसे कि अपन बोल रहे हैं ना, शूज आर मेड इन द फैक्ट्रीज, ये कैसी टर्म है? इट्स अ पैसिव वॉइस कि लैंड, जूते कहाँ बनाए जाते हैं? फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। अरे फैक्ट्री थोड़ी जूते बना रही है, जूते कौन बना रहे हैं? लेबर्स बना रहे हैं। इसका मतलब अभी तक इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, कौन कर रहा है? तो फैक्ट्री तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक उसके अंदर कोई सब्जेक्ट वर्क नहीं करेगा। सेम कंडीशन लैंड के साथ है कि लैंड तब तक एक्टिव नहीं हो सकती जब तक आप उसके अंदर ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगाओ, ह्यूमन एफर्ट्स, मशीनरी एफर्ट्स आप नहीं लगाओ, तब तक वो वर्क नहीं करेगी। ओके, तो लैंड इज नॉट एन एक्टिव फैक्टर अनलेस ह्यूमन। जैसे अपना माइंड की अपन बात करें, अपने दिमाग की बात करें, हम चलाए नहीं चलाए, अपने आप चलता है कि नहीं चलता, एक्टिव फैक्टर है नहीं। हमारा मन, हमारी डिजायर्स अपने आप बैठे बैठे सब कुछ अपने आप होता है, क्लियर है। लेकिन लैंड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद है लैंड इज इमूवेबल। तो इमूवेबल का मतलब वही, जैसे मोबाइल का मतलब क्या होता है? जो चल सकता है, मूवेबल है। इमूवेबल का मतलब आप लैंड को सरका नहीं सकते, खिसका नहीं सकते। मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं बन सकते कि नहीं दीवार को खिसका दे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लैंड इज इमूवेबल, ठीक है, ओके। उसके बाद है लिखा हुआ इसमें, इन द ज्योग्राफिकल सेंस लैंड कैन नॉट बी शिफ्टेड फिजिकली फ्रॉम वन प्लेस टू वन अनदर प्लेस। द नेचुरल फैक्टर टिपिकल टू अ गिवन प्लेस कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द
अदर प्लेस, मतलब लैंड को आप दूसरी जगह क्या नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लैंड हैज मल्टीपल यूजेज। बिल्कुल, आपके लैंड की यदि हम बात करें तो लैंड के मल्टीपल यूजेज क्या है, आप उसमें प्लांट लगा सकते हो, आप उस पर बिल्डिंग बना सकते हो, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। लैंड के यूजेज अलग अलग है, कुछ लोग उसको फील्ड के रूप में यूज करेंगे, एनीथिंग कैन बी यूज, उसको किसी भी फॉर्म में यूज किया जा सकता है। उसके बाद लैंड इज हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस टर्म आपने दो टर्म पढ़ी होगी, यदि आपको याद हो तो आपने एक टर्म पढ़ी होगी होमोजीनियस और एक टर्म आपने पढ़ी होगी हेट्रोजीनियस। जो होमोजीनियस वर्ड आपने पढ़ा होगा, होमोजीनियस वर्ड आपने जो पढ़ा होगा, यदि आपको थोड़ा याद नहीं आ रहा तो याद करो, इन 11th क्लास जब हम पढ़ रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज, तो हमने बोला था कि गुड्स आर होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस का मतलब क्या, पार्ले-जी के बिस्किट है, दो पार्ले-जी के बिस्किट के पैकेट रखे हुए हैं, तो दीज आर द सेम इन द शेप, साइज, कलर, क्वांटिटी, मटेरियल, सब में सेम है। ऐसा नहीं कि एक इंसान के पास उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, एक के अंदर कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मतलब सर्विसेज को लेकर बात करते हैं तो आप सेम डॉक्टर के पास जा रहे हो, यू बोथ आर विद द सेम डॉक्टर, लेकिन दोनों का प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग है, मतलब सर्विसेज बदल गई ना, आपकी नीड के अकॉर्डिंग सर्विसेज बदल गई, तो सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस। सेम कंडीशन ये है कि लैंड इज हेट्रोजीनियस। लैंड इज हेट्रोजीनियस का मतलब क्या, कि लैंड, ऑब्वियस सी बात है कि आप कहना चाहोगे कि सर जो भूमि है तो उसकी सर फर्टिलिटी सेम होनी चाहिए हर जगह, नहीं, लैंड की फर्टिलिटी कहीं पे बहुत ज़्यादा है और कहीं पे बहुत कम है। ऐसा हो सकता है कि दो लैंड बिल्कुल आसपास है और एक की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है और एक बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है जिस पर किसी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो लैंड की जो फर्टिलिटी है या जो लैंड का नेचर है, इट्स अ हेट्रोजीनियस, ये डिफर हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, आगे बात करें, नेक्स्ट तो अपने पास है लेबर। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है वो क्या है बेटा आपका, द सेकंड फैक्टर इज द लेबर। दूसरा फैक्टर आपके पास कौन सा है, लेबर। तो लेबर के लिए मैं आपको कल बता चुका था, एनी टाइप ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वर्क। लेबर का मतलब क्या है बेटा, लेबर का मतलब क्या है, तो लेबर का मतलब क्या था आपका, कल अपन ने पढ़ा था, यदि आपको याद हो तो थोड़ा सा याद है क्या, कल अपन ने लैंड के लिए पढ़ा, लेबर के लिए पढ़ा था, याद करो, बोर्ड में क्या हो गया आज, बोर्ड में क्या हो गया, ठीक है साहब, ठीक है। तो अपन लैंड के लिए बात कर रहे थे, लेबर के लिए, तो लेबर इज ए मेंटल एंड फिजिकल एक्सट्रैक्शन डायरेक्ट टू द प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब लेबर का मतलब क्या है, एनी टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वर्क जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज आने वाला है। ऑल ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ बॉडी और माइंड अंडरगोन पार्शली और होलली विद अ व्यू ऑफ सिक्योर एंड इनकम। वही बात, बार बार वही बात कहना चाह रहा है। अब उसको एक ऐसे ले लीजिए कि किसी भी तरह का यदि फिजिकल और मेंटल वर्क किया जा रहा है, एनी टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वर्क, किसी भी तरह का कौन सा वर्क बेटा, फिजिकल एंड मेंटल वर्क, किसके लिए सर, फॉर द रेम्यूनरेशन, किसके लिए, फॉर द रेम्यूनरेशन, दैट इज कॉल्ड, उसे अपन क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड लेबर। ओके, तो यही टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं अपन लोग, ऑल ह्यूमन efforts of body or mind undergone partially wholly with a view to secure an income apart from pleasure derived directly from the work is termed labor। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अपार्ट फ्रॉम प्लेजर। अपार्ट फ्रॉम प्लेजर मतलब कुछ काम ऐसे है, जिसमें कल भी आपको एग्जांपल दे रहा था कि आपने अंधे को रोड क्रॉस करवा दिया, तो डेट इज नॉट अ लेबर, वो लेबर नहीं है, क्योंकि वो आपने किसके लिए किया है, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी खुशी के लिए किया है। क्लियर है? तो यही कहना चाह रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हो डेट इज लेबर। इन अदर वर्ड्स it refers to the various type of human efforts which require the usage of physical extraction, skill and intellectual। मतलब किसी भी तरह का कोई वर्क जिसके अंदर कोई फिजिकल यूज आ रहा है आपकी बॉडी का, या आपका मेंटली वर्क हो रहा है, या आपकी बौद्धिक क्षमता का काम हो रहा है, that is all caused to be the labor। However, it is however difficult to say that any human efforts all the three are not required। The proportion of each might vary। Labor to have an economic significance must be one which is done with the motive of same economic reward। तो वही वाला कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं कि हर एक आदमी अपनी ऑब्वियस सी बात है, हम भी हमारे घर में फिजिकली वर्क कर रहे होते हैं, मेंटली वर्क कर रहे होते हैं, तो क्या वो सबको हम लेबर काउंट करेंगे? नहीं सर, केवल हम किसको लेबर काउंट करेंगे, जो फिजिकल और मेंटल वर्क या इंटेलेक्चुअल वर्क हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर द मनी, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि एनीथिंग डन आउट ऑफ द लव अफेक्शन, मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो प्यार के, स्नेह के वगैरह किया जाए, although very useful in increasing human well-being is not labor in the economic sense of term।
मतलब क्या, यदि आप कोई काम ऐसा कर रहे हो, जैसे कि हम लोग बात करेंगे बिल गेट्स के लिए बाद में बात करें, उनकी वाइफ का नाम आपको पता होगा मिलिंडा बिल गेट्स, तो मेलिंडा बिल गेट्स जो भी है ना, सॉरी फॉर डेट, ठीक है। तो आपने उनके देखा होगा कि वो लोग एक अपना एक एनजीओ चला रहे हैं, तो जो एनजीओ में वो वर्क कर रहे हैं, वो जाके लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं, लोगों को जाकर मिल रहे हैं, उनके बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो वो काम किस लिए किया जा रहा है, वो किसके लिए किया जा रहा है, ठीक है, वो काम किसके लिए किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है बेटा किसके लिए, वो किसके लिए किया जा रहा है बेटा, वो काम वो किया जा रहा है लोगों के वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए, ह्यूमन वेलबींग को इंक्रीज करने के लिए। जैसे आपने एक नाम सुना होगा इंडिया में नारायण सेवा संस्थान, बहुत ऐड आता है उसका, आस्था पे संस्कार पे आता ही रहता है ऐड नारायण सेवा संस्थान का, ठीक है। जैसे कि एक भरतपुर में भी है एक अपना घर नाम से, ठीक है। तो इनका काम क्या है, ये लोग किसके लिए वर्क कर रहे हैं, इट इज नॉट डूइंग वर्क फॉर द इकोनॉमिक पर्पज, दे आर ओनली वर्किंग फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो उसे लेबर नहीं माना जाएगा, ठीक है। कोई सेम बात कि एक हाउसवाइफ वो काम कर रही है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, यदि आप कोई काम कर रहे हो जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, तो ही वो लेबर है, नहीं तो वो लेबर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बेटा। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। लेबर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पहला है लेबर रेफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट्स, मतलब हम लेबर में एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि लेबर रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट, मतलब करेगा कौन इन एफर्ट्स को, ह्यूमन ही करेगा, चाहे वो फिजिकल एफर्ट्स करे चाहे मेंटल एफर्ट्स करे। तो लेबर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, लेबर रेफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट्स, ओके क्लियर है। तो इसमें लिखा हुआ है द लेबर एज कम्पेयर्ड विद द अदर फैक्टर इज डिफरेंट, इट इज कनेक्टेड विद द ह्यूमन एफर्ट्स वेयर एज अदर आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ह्यूमन एफर्ट्स। मतलब अपन बात करें लैंड की, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योर की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये डायरेक्टली किससे रिलेट नहीं है, ह्यूमन एफर्ट से रिलेट नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में लेबर टर्म आती है लेबर, देन इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन एफर्ट्स, ओके। एज अ रिजल्ट देयर आर द सर्टेन ह्यूमन एंड psychological consideration which may become unlike in the case of other factor, therefore leisure, fair treatment, favorable work environment are essential for the laborer। क्लियर सी बात कहना चाह रहा है कि बाकी जो फैक्टर है आपके पास, लेबर है, मतलब आपके पास जो अनदर फैक्टर है, मशीनरी है, चाहे आपके पास लैंड है, तो ये ऐसे फैक्टर है जिन पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आते, लेकिन एक लेबर के लिए कौन कौन से इफेक्ट्स मैटर करते हैं, उसके लिए वर्क एनवायरनमेंट मैटर करता है, उसके लिए जॉब टाइटल मैटर करता है, उसके लिए सैलरी मैटर करती है, मैटर्स एवरीथिंग, उसके लिए हर चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो यही बात कहना चाह रहा है यहाँ पे। अगला आ रहा है लेबर इज पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब क्या, पेरिशेबल का मतलब, पेरिशेबल का मतलब क्या, पेरिशेबल का मतलब समझो क्या है पेरिशेबल का मतलब। पेरिशेबल का मतलब क्या है कि आपका लेबर आपसे नाराज है और उसने एक दिन स्ट्राइक कर दी स्ट्राइक, अब उस एक दिन के वर्क को आप कितने भी एफर्ट्स लगा लो, आप उस एक दिन के वर्क को वापस कवर अप नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिन गया। अब वो लेबर, जो लेबर है, आपको पता है कि चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे हम सब लोग हैं, हमारी एक एज लिमिट है। अब लेबर ने जो काम एक दिन रोक दिया ना, वो काम रुक गया, वो वापस से क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप कहोगे नहीं सर अब और आदमी लगा देंगे, अरे बेटा वो और लोग, कोई और लोग वैसे भी काम करते तो भी लेबर होता ना, मतलब वो एक बार जो गया ना, एक बार जो गया ना, सिंपल सी बात समझो, एक बार जो गया ना वर्क होके, वो वापस से रिपीट होकर वापस नहीं आ सकता। मतलब आप कितने भी एफर्ट्स लगा लो, एक बार लेबर ने जो काम कर दिया, फिर आप कितना भी एक्स्ट्रा वर्क करवा लो, कुछ भी करवा लो, आप उसको कवर अप नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेबर इज हाईली पेरिशेबल इन द सेंस दैट द डेज लेबर लॉस्ट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिकवर्ड बाई एक्स्ट्रा वर्क ऑन एनी अदर डे। इन अदर वर्ड्स ए लेबरर कैन नॉट स्टोर हिज लेबर, बिल्कुल, यदि एक दिन भी आपका लेबर चूक गया तो आप उसको वापस स्टोर नहीं कर सकते, ओके डन, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगला है लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी फैक्टर हैं इकोनॉमी में, चाहे वो लैंड है, चाहे वो कैपिटल है, कुछ भी है, वो सब कुछ डिपेंड है किस पर, लेबर पर, ओके। तो लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर, ओके, ये लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसको। लेबर इज इंसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, लेबर इज इंसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर। लेबरर का मतलब क्या बेटा, सीधी सी बात है, यदि मैं अवेलेबल नहीं हूं तो कौन पढ़ाएगा, मतलब मेरा, यदि मुझसे आपको वर्क करवाना है या मुझसे आपको एजुकेशन लेनी है, तो मेरा वहां पे अवेलेबल होना जरूरी है, चाहे वो मेरा फिजिकल मूव में हो, चाहे वो मेरा
मेरा चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो, मेरा वहाँ पे अवेलेबल होना कंपलसरी है। मतलब आप मेरे बगैर, मतलब मुझसे जो नॉलेज मेरे अंदर है उसको आप मुझसे सेपरेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सेपरेट इट। मेरे मरने के बाद मेरी नॉलेज मेरे साथ ही, राम राम सत्य, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यू कैन रीड इट, बहुत फास्टली पढ़ना, अपने पास टाइम बहुत कम है, नवंबर अटेम्प्ट है, अच्छा करना है तो बहुत फास्टली पढ़ना है आपको इन चीज़ों को, ठीक है। फिर अगला है लेबर पावर डिफर फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। मतलब बिल्कुल सीधी सी बात है, कैसे डिफर हो सकती है, ठीक है, कैसे डिफरेंस हो सकती है कि सीधी सी बात है, आप लोग जानते हो, मैं लोग जानता हूँ कि जैसे कि रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा जब आप 6th पोजीशन पे उसको खिलाओगे और उसको उस तरह की वैल्यूज नहीं दोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका परफॉर्मेंस आप सब लोगों ने देखा है। जैसे ही वो ओपनिंग पे आया उसकी क्वालिटी बदल गई, उसका वर्क करने का अंदाज बदल गया, सब कुछ बदल गया। मतलब क्लियर सी बात है कि यदि आप एक फिश की क्वालिटी को पेड़ पर क्लाइंब करने, ट्री पे चढ़ने से यदि उसको मेजर कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको फिश कभी भी वैसे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी। मतलब सीधी सी बात क्या है कि एक पर्सन के लिए उसकी पोजीशन बहुत मैटर करती है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। यदि आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज करते हो तो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और यदि आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकते तो आप उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या कि जो लेबर है वो प्लेस टू प्लेस, सिचुएशन टू सिचुएशन, टाइम टू टाइम अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है अलग, ऑब्वियस सी बात है, एक जगह तो आप जा रहे हो वर्क पोजीशन, आप जा रहे हो, आपको उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही है। मतलब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे क्लास में, मैं एंटर कर रहा हूँ, क्लास में एंटर करते मैंने पहले वाइट इस बोर्ड को स्टार्ट किया, फिर मैंने इसके अंदर अपना जो भी मैटर है उसको डाला, उसके बाद मैंने सारे कैमरे वैमरे सेट किए और उसके बाद मैंने क्लास स्टार्ट की। तो सीधी सी बात है, इट टेक्स टाइम। मतलब मैं जितना काम कर सकता हूँ उतना नहीं कर पाऊंगा, और हो सकता है मेरा मूड भी खराब हो जाए, यार ये क्या तरीका है, लाइट जा रही है बार बार, क्या चल रहा है यार, ये तरीके ही गलत है। लेकिन एक बात बताओ, मैं यहाँ पे आया, मुझे इलेक्ट्रिसिटी ऑन मिली, मुझे बोर्ड ऑन मिला, मुझे सारे काम बिल्कुल अप टू डेट मिले, तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, इट डिफर फ्रॉम लेबरर टू लेबरर, क्योंकि जितना अच्छा आप उसको डिविडेंड दोगे, जितना अच्छा आप उसको रेम्युनरेशन दोगे, जितना आपको आप जॉब एंटाइटलमेंट दोगे, जितना आप उसको साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्ड करोगे, वो उतना ही अच्छा काम करेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, डन, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग लेबर की। तो आपको तो केवल उनकी बातों को याद रखना है, अब याद रखना है आपको। तो फिर है लेबर पावर, पढ़ चुके हैं अपन। ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव, बिल्कुल सारे लेबर प्रोडक्टिव नहीं होते, ठीक है, आप सभी से सेम उम्मीद नहीं लगा सकते, ठीक है, क्लियर है? मतलब ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव मतलब क्या कि लेबर बहुत सारे काम करता है आपके बिजनेस में। जैसे कि 8 घंटे आपके यहाँ आ रहा है तो वो 8 घंटे आपके बिजनेस में, ऐसा नहीं कि 8 घंटे आया मशीन की तरह वो चालू हो गया और काम कर रहा है। यदि वो चाय पी रहा है उस ड्यूरेशन में तो वो प्रोडक्टिव वर्क नहीं है, वो लेट रहा है, सो रहा है, वो और कोई काम कर रहा है, बैठ के वो छुट्टा ले रहा है, तो वो प्रोडक्टिव वर्क नहीं है। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि लेबर जो जितने भी एफर्ट्स कर रहा है वो सारे के सारे लेबर में काउंटर नहीं होंगे, ठीक है। ऑल एफर्ट्स आर नॉट शॉर्ट टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज, मतलब जितने भी लेबर एफर्ट्स कर रहा है सारे के सारे, ये जरूरी नहीं है कि वो रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए ही है, ठीक है। अगला है लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। ये बात क्या कहना चाह रहा है? पुअर बार्गेनिंग पावर का मतलब क्या, बताओ क्या होता है इसका मतलब? बताओ, मैंने आपको समझाई थी बात, बहुत बार समझाई है मैंने आपको ये बात कि लेबर की पुअर बार्गेनिंग पावर का मतलब क्या है कि आज हमारे देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इस लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट है कि हम कितने भी एफर्ट्स दे ले, हम कुछ भी कर ले, आज लेबर, मतलब आज जितने लोगों की डिमांड है उससे ज़्यादा हमारे देश में सप्लाई है। और जितनी ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे देश में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो ऑब्वियस सी बात है आप बार्गेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आपके अंदर हमेशा जॉब इनसिक्योरिटी रहेगी। यदि आप नहीं करेगा तो कोई और आके वर्क करेगा और हो सकता है आपसे अच्छा काम कर जाए। यू ऑलवेज हैज जॉब इनसिक्योरिटी। इसका मतलब जब आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर रहे होंगे अबाउट योर सैलरी, अबाउट योर वेजेस, तो आपके दिमाग में हमेशा एक इनसिक्योरिटी वाला पोर्शन रहेगा, इसलिए अब आप उससे बार्गेन भी नहीं कर पाओगे। तो ये लिखा हुआ है लेबर हैज अ बिग बार्गेनिंग पावर, लेबर हैज नो रिजर्व प्राइस, since labor cannot be stored, the laborer is compelled to work at the wage offered by the employers. For this reason, when compared to employer, labor have poor bargaining power and can be exploited. और उनका क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। एंड फोर्स टू एक्सेप्ट लोअर वेजेज रेट है, और उन्हें किसके लिए फोर्स किया जाता है? लोअर वेज रेट के लिए प्राइस। जैसे कि अभी आप बहुत बड़ा एक मुद्दा सुन रहे होंगे, किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन में भी यदि इसको थोड़ा अपन रिलेट करें तो वो भी यही मुद्दा है, एमएसपी। एमएसपी का मतलब क्या? एमएसपी का मतलब वही है कि भैया गवर्नमेंट जो भी हमें
सपोर्ट प्राइस दे रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, सबसे पहले किसने किया, आपको याद होना चाहिए हिस्ट्री। न्यूनतम समर्थन मूल्य को सबसे पहले लेके आए थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने क्या कहा था कि भैया सीधी सी बात है, इस देश की परेशानी कहाँ है, इस देश की सबसे बड़ी परेशानी जमींदार प्रथा। जमींदारी प्रथा क्या करती थी कि भैया पहली बात तो सीधी सी बात है कि एक किसान को पैसे की आवश्यकता पड़ती है सीड्स के लिए और भी अदर थिंग्स के लिए जो वो उसमें यूज करता है। तो जब उसको पैसे की जरूरत होती है तो वो उनसे लेके आता है, जो उसको पैसा देते हैं, ठीक है, मनी लेंडर्स अपन उनको बोलते हैं। और जब उनकी क्रॉप्स आकर तैयार हो जाती है तो वो एक ही बात कहते हैं, ये क्रॉप तो मुझे दे तू या मेरा पैसा वापस कर। तो वो कहता है सर मैं पैसा वापस आपको फसल बेच के कर दूंगा। तो वो कहता है कि चाहे वो 10 रुपये का माल है, वो कहते हैं मैं तो इसके 6 रुपये दे सकता हूँ, बता देगा कि नहीं देगा। तो वो उसके दबाव में होता है, इसलिए वो उसको 6 रुपये में उस प्रोडक्ट को दे देता है। तो एमएसपी, उस जगह एमएसपी लॉन्च की गई। एमएसपी के अंदर ये था कि भैया किसानों आपको जब भी आवश्यकता है, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से रेट डिसाइडेड है, आप यहाँ के आराम से बेच सकते हो, आपको किसी और को बेचने की आवश्यकता नहीं है, हम लेंगे आपका प्रोडक्ट। अब भला आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए ऐसा काम किया गया था। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट बहुत बार बेस रेट डिसाइड कर देती है, जैसे कि एम नरेगा, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने मिनिमम बेस रेट डिसाइड कर रखी है कि इतना तो देना ही देना है। और जैसे कि आप लेबर एक्ट पढ़ोगे, बहुत सारे एक्ट पढ़ोगे, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री एक्ट, एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट, तो उनके अंदर आपको सब कुछ डिसाइड होगा कि इतना तो देना ही देना है। खैर आजकल हम लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत कम है, नहीं तो बोनस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, देयर आर सो मेनी एक्ट्स जो केवल लेबर्स के लिए बने हुए हैं, जिसमें डिसाइडेड होता है कि आपको कितना बोनस मिलना चाहिए, कितनी ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। फिर उसके बाद लेबर इज मोबाइल। तो आप जानते ही हो, अपने लैंड के लिए पढ़ा था कि लैंड इज इमूवेबल, लैंड को क्या नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने लेबर की फॉर्म में बात करें तो लेबर को अपन क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं कहीं से भी कहीं भी, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद अगला कह रहा है नो रैपिड एडजस्टमेंट। नो रैपिड एडजस्टमेंट का मतलब ऐसा कि भैया ये कोई मजाक नहीं चल रहा। क्या मजाक नहीं चल रहा कि भैया इस बात का कोई मजाक नहीं चल रहा कि अपनी मर्जी हो रही है ना तब आप लेबर को कहीं से भी कहीं उठा के ले जाओ, नहीं। ये ऐसा नहीं है कि आपको आवश्यकता पड़ गई आप तुरंत बम्बई पहुंचा दो लेबर को, ऐसा नहीं हो सकता। रैपिड चेंज नहीं हो सकता लेबर का। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब लेबर एक बार इंडस्ट्री चेंज करता है, जब वो अलग अलग एरियाज में जाता है, तो ही नीड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। जैसे आप एक मशीन पर वर्क कर रहे हो, आपका उस पर हाथ बैठा हुआ है और आपको अचानक से दूसरी मशीन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, देन इन दिस कंडीशन क्या होगा, इन दिस कंडीशन यू कैन नॉट डू वर्क, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो हाउ टू ऑपरेट दैट मशीन, उस मशीन को ऑपरेट कैसे करना है। तो रैपिडली चेंज नहीं कर सकता लेबर का, ठीक है। द टोटल सप्लाई ऑफ लेबर कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज इंस्टेंटली, मतलब ऐसा नहीं कि आपको यदि 1 लाख लेबर की आवश्यकता पड़ी तो एकदम से सप्लाई आ जाएगी, नहीं आ सकती भैया। लेबर नीड सम ट्रेनिंग। ऐसा नहीं कि हर एक आदमी को उठा के नहीं काम कर ले, तू भी ये काम कर देना, तू भी ये काम कर देना, नहीं। आपके यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑल आर लेबर होने के लिए तभी तो हमारे देश में एक ही बात की जाती है कि हमको स्किल ओरिएंटेड वर्क करवाना है। जैसे कि प्रधानमंत्री द्वारा जो स्किल इंडिया जो चलाया जा रहा है, उसका भी मेन एम यही है कि लोगों के अंदर हमें वो स्किल्स डेवलप करनी है जो उन्हें इंडस्ट्री में सपोर्ट करे या अदर जो भी वो वर्क कर रहे हैं उनके अंदर सपोर्ट करे, ठीक है। जिससे हमें कभी भी लेबर की यदि रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो हमारे पास हर एक आदमी उस चीज़ के लिए तैयार रहे, ठीक है। उसके बाद चॉइस बिटवीन आवर ऑफ लेबर एंड आवर ऑफ लीजर। तो ये क्लियर सी बात है कि ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग या मैं हूँ, कोई भी हो, सीधी सी बात है कि एक लेबर के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पैसा और दूसरा आराम, क्योंकि वो फिजिकली और मेंटल वर्क कर रहा है तो उसको आराम बहुत ज़रूरी है। तो सीधी सी बात, एक बात समझ लो, 2 टप्पे वाली बात मैं आपको समझा देता हूँ कि यदि मान के चलो मुझे 5,000 रुपये मिल रहे हैं, माना मुझे 5,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, और मुझे अचानक से कहा जा रहा है कि सर आप ऐसा करो कि सर मैं आपको 1 घंटे और आप काम करो, मैं आपको इसे एक एडिशनल 1 आवर के 15,000 पेड करूंगा, तो मैं वर्क करूंगा कि नहीं करूंगा? हाँ, मैं वर्क करूंगा। लेकिन यदि मुझे कहा जा रहा है कि मैं इस एडिशनल आवर के मैं आपको 2,000 पे करूंगा, तो मैं आराम करना पसंद करूंगा बजाय किसके, काम करने के लिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो वही बात यहाँ कहना चाह रहा है, ए लेबर कैन मेक ए चॉइस बिटवीन द, उसको चॉइस करनी पड़ती है कि उसको काम करना है या आराम करना है। दिस फीचर गिव्स टू ए peculiar backward bending shape to the supply curve of labor. The supply of labor and base rate is directly related. It implies that यदि बेस रेट बढ़ेगी तो लेबर बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ लेबर बाय रिड्यूसिंग द आवर ऑफ लेजर। तो सीधी सी बात है कि यदि बेस रेट बढ़ेगी तो लेबर बढ़ेगा, और जो सप्लाई आवर्स है ना, बाय रिड्यूसिंग द आवर ऑफ लेजर, किसको घटा देंगे, आराम के घंटों घटा दिया जाएगा। हाउएवर बियॉन्ड द डिजायर्ड लेवल ऑफ इनकम द लेबर रिड्यूस द सप्लाई ऑफ लेबर एंड इंक्रीज द आवर ऑफ लेजर इन रेस्पॉन्स टू फर्दर राइज इन बेस रेट। तो मैं आपको एक चीज़ अंडरस्टूड करवा देता हूँ
कि बेटा बहुत सारे लोग, देयर आर सो मैनी पीपल्स जिनकी बेस रेट बहुत ज़्यादा है, उनको खुद को नहीं पता कि मुझे इस पैसे को स्पेंड कहाँ करना है। अब उन लोगों से कोई कह रहा है कि आप वर्क कीजिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा पेड कर दूंगा, तो उस कंडीशन में उनके लिए पैसा अब इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कब तक, जब तक पैसा इंपॉर्टेंट है तब तक क्या होगा कि जैसे जैसे बेस रेट बढ़ेगी आप अपना आराम कम करोगे। जैसा कि लोग कहते हैं कि जवानी में आदमी ऐसा करता है, ऐसा आदमी क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है मेरे पास एक टाइम लिमिट है जिसके अंदर मुझे वर्क करना है। लेकिन एक समय के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद एक इंसान के लिए पैसे से ज़्यादा जरूरी क्या हो जाता है? आराम जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं होती कि वो एडिशनल वर्क कर पाए। तो वही यहाँ कंडीशन कही जा रही है कि एक कंडीशन होती है जहाँ पर कि जब तक एक कंडीशन तक तो क्या होगा कि जैसे जैसे बेस रेट बढ़ती जाएगी लेबर भी बढ़ता जाएगा, लेकिन बियॉन्ड द इनकम लेवल, एक आय के स्तर पे आने के बाद, एक अच्छे लेवल के आने के बाद, चाहे बेस रेट कितनी भी इंक्रीज हो चाहे कितनी भी डिक्रीज हो, हम किसको प्रेफर करना शुरू कर देते हैं? लेजर को, आराम को प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत? ये मैं आपको समझा दूंगा कि पिक्यूलियर बैकवर्ड बेंडिंग शेप कैसे होता है, ये अपने पास आएगा तो मैं आपको इसका शेप बता दूंगा। ठीक है, ओके, डन। नेक्स्ट पे आए हम लोग, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कैपिटल। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास क्या? कैपिटल। तो कैपिटल टर्म को मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, कैपिटल टर्म को अपन ने डिफाइन किया हुआ है। कैपिटल रेफर्स टू द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एनी टाइप ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो अब आपको अपने को केवल देखना है द टाइप्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल के टाइप्स। ओके, डन। तो पहला टाइप है कैपिटल का फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल क्या है? तो आप नाम से समझ लो कि फिक्स का मतलब विच इज ड्यूरेबल, विच इज ड्यूरेबल मतलब ऐसी कैपिटल जो एक लॉन्ग टर्म चलने वाली है। तो लॉन्ग टर्म कौन सी चलेगी? तो एग्जांपल दे रखा है मशीनरी का, टूल्स का। ये कैपिटल कैसी है? जो एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के लिए रेगुलर काम आने वाली है, जो फिक्स है, एक बार आ गई आ गई, अब ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है। जबकि अपन बात करें सर्कुलेटिंग कैपिटल, तो सर्कुलेटिंग कैपिटल को अपन कौन सी कैपिटल बोल सकते हैं? पेरिशेबल या नॉन ड्यूरेबल, मतलब जिसको सिंगल टाइम यूज किया और वो खत्म, सिंगल टाइम यूज किया और वो खत्म। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल, बीज, रॉ मटेरियल, ये कैसा है? एक बार यूज होगा उसके बाद दोबारा यूज नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद रियल कैपिटल क्या है? रियल कैपिटल मतलब ऐसी कैपिटल जो फिजिकल गुड्स जो हम लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रियल कैपिटल। मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग, दैट इज द रियल कैपिटल। ओके, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल तो बताने की जरूरत नहीं है, द लेबर इज द ह्यूमन कैपिटल। क्लियर है? अगला क्या है? टेंजिबल कैपिटल। टेंजिबल कैपिटल का मतलब क्या? जिसे आप देख सकते हो। ठीक है, टेंजिबल कैपिटल कौन सी कैपिटल है? जिसे अपन देख सकते हैं। जैसे अपन बात करें मशीनरी, टूल्स, ह्यूमन कैपिटल, दीज आर टेंजिबल कैपिटल, हम इन्हें देख सकते हैं। लेकिन इंटेंजिबल कैपिटल क्या है? जिसे हम देख नहीं सकते। आप तो जानते हैं गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट। ठीक है, दैट इज अ इंटेंजिबल। ओके, अगला है इंडिविजुअल कैपिटल। ठीक है, इंडिविजुअल कैपिटल का मतलब, इंडिविजुअल वर्ड आ गया तो इसका मतलब इट इज अ कैपिटल ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पर्सनल। उसके बाद है सोशल कैपिटल। तो सोशल कैपिटल वही वाली बात, सोशल कॉस्ट वाली बात। सोशल कॉस्ट में अपन ने क्या बात की थी? द कॉस्ट विच इज बियर्ड बाय द सोसाइटी ड्यू टू द प्रोडक्शन, वहीं पे बात आ रही है। सोशल कैपिटल क्या है? तो क्या है? विच बिलोंग्स टू सोसाइटी, जिसका रिलेशन किससे है? सोसाइटी से, इन द फॉर्म ऑफ रोड, ब्रिज एक्सेट्रा। ठीक है, डन। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? बताओ यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट टर्म पे अपन आ रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर। नेक्स्ट टर्म पे बात करें, इसको याद कर लेना, कुछ भी नहीं है। पहले ये फिक्स कैपिटल, फिर है सर्कुलेटिंग कैपिटल, फिर है रियल कैपिटल, देन ह्यूमन कैपिटल, टेंजिबल कैपिटल, इंडिविजुअल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। कौन कौन सी हो गई? फिक्स, सर्कुलेटिंग, रियल, ह्यूमन, टेंजिबल, इंटेंजिबल और इंडिविजुअल कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, रियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, टेंजिबल कैपिटल, इंटेंजिबल कैपिटल, इंडिविजुअल कैपिटल और सोशल कैपिटल। ठीक है, आपको इन सारे कैपिटल्स का नाम याद रखना है। क्वेश्चन कैसे भी वो अराइज करके पूछ सकता है, क्या ऐसा कोई रूल नहीं कैसे पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास। ठीक है, अब अगला है टर्म है आपके पास कैपिटल फॉर्मेशन। शायद आपको याद होगा हम लोगों ने दोनों ही टर्म पढ़ी थी, कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। याद है क्या सर? याद होगी। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं अपन। मैंने बताया था आपको कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग, आप लोग बहुत ही जो पढ़ते हो आपको पता है। तो मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, या एडिशन इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन,
किसके स्टॉक में वृद्धि करना, कैपिटल फॉर्मेशन के स्टॉक में वृद्धि करना। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल। किसके स्टॉक में इंक्रीमेंट करना, रियल कैपिटल। रियल कैपिटल का मतलब मशीनरी, टूल्स, पढ़ के आए हो भी आप। इन अदर वर्ड्स कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, टूल्स। मतलब हम किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, मशीनरी, टूल्स, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी विच आर यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, क्लियर है। तो आप लोगों को ये पढ़ के आना है, अपन लोग इसको आगे पढ़ेंगे कल परसों क्लासेस में, ठीक है। तो तब तक आप इसको पढ़ के आना, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।